best can even shake the world of adventure. रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 को नए अवतार में पेश किया है। इसकी कीमत My love affair with Royal Enfield started when एक कंपनी जिसको अपनी मिलिट्री ग्रेड मोटरसाइकिल्स के लिए जाना जाता है, एक वो कंपनी जिसकी मोटरसाइकिल्स ने दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर, दोनों विश्व युद्ध के अंदर एक्टिव रोल प्ले किया, एक वो कंपनी जिसने 10 साल का डाउनफॉल देखा है, आज भी वो कंपनी हमारे बीच है, एक वो कंपनी जिसकी मोटरसाइकिल भारत की धूल बड़ी सड़कों से लेकर हिमालय की चोटियों तक चलाई जाती है और लोग बड़े गर्व के साथ चलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, इसके इतिहास से शुरू कर। साल है 1893। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव रेडिक, यहाँ पे एक बंदा होता है जॉर्ज टाउनसेंड के नाम से। इसकी एक छोटी सी फैक्ट्री होती है जहाँ पे ये सुइयां और बाइसिकल्स के पार्ट बनाता है। पास में ये छोटी सी हथियार बनाने की फैक्ट्री होती है, उसका नाम होता है रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। और जिस जगह वो फैक्ट्री होती है उस जगह का नाम होता है एनफील्ड लॉ। इस छोटी सी जो कंपनी होती है हथियार बनाने की, इसका बहुत नाम होता है आसपास और लोग बड़े गर्व से इसका नाम लेते हैं क्योंकि उस टाइम इस कंपनी की अपनी हथियार बनाने की हिस्ट्री रही। अब ये वो दौर था जब लोग साइकिल बड़े शौक से चलाते थे। साइकिल्स कम्यूट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए यूज करी जा रही थी और एक बूम था साइकिल्स के लिए। इसी बूमिंग डिमांड को देखकर जॉर्ज टाउनसेंड ने एक कंपनी रजिस्टर कराई, एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी साइकिल्स के पार्ट्स बनाती थी। इसके जो शुरू के साल थे वो बड़े इन्फ्लुएंस थे रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री से। आपने अगर आज भी बुलेट का कहीं पे अगर आपको लोगो मिलेगा तो आपको नजर आएगा बिल्ड्स लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट। ये इसी कंपनी से इन्फ्लुएंस था ये जो मोटर। 1890 के आते आते तक एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रियलाइज किया कि इनको मोटराइज्ड व्हीकल्स के अंदर उतरना चाहिए, तो इन लोगों ने बहुत छोटे क्वार्टर साइकिल्स बनाना शुरू किया जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे 150 सीसी के इंजन लगाए जाते थे। ये इंजन फ्रांस में के बने होते थे, बड़े रिलायबल होते थे और बड़े भरोसेमंद होते थे और बड़ी कम मेंटेनेंस होती थी। कंसेप्ट बड़ा सिंपल था, साइकिल ली जाती थी और उसके ऊपर ये इंजन फिट कर दिया जाता था। 1901 के आते आते तक एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करी। उस दौरान ये वो दौर था जब मोटरसाइकिल्स के नाम नहीं रखे जाते थे। 150 सीसी का मिनर्वा इंजन था जो कि बेल्जियम कंपनी मिनर्वा ने बनाया था और कंसेप्ट बड़ा सिंपल था। एक बड़ा ही एक साइकिल ली गई, उसका जो फ्रेम और टायर्स थे थोड़े हैवी ड्यूटी बनाए गए और उसके ऊपर इस इंजन को लगा दिया गया। वेरी सिंपल कंसेप्ट। लोगों ने हाथों हाथ लिया, ये एक इंस्टेंट हिट थी। इसके बाद का जो दौर था वो सीखने का था और इम्प्रूव करने का था। शुरुआती मोटरसाइकिल्स के अंदर एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम आती थी, इंजन आगे लगा दिया जाता था तो आगे वाले टायर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता था और गीली सड़कों पे ये जो मोटरसाइकिल होती थी ये स्लिप करती थी। एनफील्ड ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और इंजन को थोड़ा पीछे लगाना शुरू किया ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहे। समय बीतता गया, एनफील्ड सीखता गया और एनफील्ड ने अपनी एक हैवी मोटरसाइकिल लॉन्च करी वी ट्विन इंजन के साथ। ये 750 सीसी की मोटरसाइकिल थी और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। आर्मी भी इसको इस्तेमाल करना चाहती थी और करती थी और सिविलियंस भी इसको। 1910 आते आते तक मोटरसाइकिल एक अच्छा ऑल्टरनेट बन गई थी घोड़ा गाड़ी और घोड़ों की सवारी से। लोग मोटरसाइकिल खरीदते थे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी खरीदते थे और पुलिस और आर्मी भी इसको इस्तेमाल करती थी यूके। 1914 के आते आते तक यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 के मुहाने पर खड़ा था और वर्ल्ड वॉर कई कंट्रियों को अपनी चपेट में ले चुका था। इंग्लैंड भी वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान इंग्लैंड को अपनी एक मोटरसाइकिल चाहिए थी जो कि बेहद भरोसेमंद हो, फौजी उसको चला सके। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने ये रियलाइज कर लिया था कि जब जंग छिड़ेगी तो हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस टाइम आपको एक ऐसी भरोसेमंद मोटरसाइकिल चाहिए होगी जो कि मैसेज, क्रूशियल मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके उस युद्ध के मैदान के बीच में से। उसी टाइम शाइन करके है रॉयल एनफील्ड। इनकी मोटरसाइकिल इस तरीके से बनाई गई थी जो इन्होंने आर्मी को दी, जिसके अंदर एक बंदा मोटरसाइकिल ड्राइव करता है और एक बंदा साथ में बैठ सकता है। आपने कई मूवीज और गेम्स से भी ये देखा होगा। एनफील्ड ने इस दौरान साइड कार जहां पे बंदा बैठता था उसकी जगह गन अटैच भी करी थी और ये भी उसने यूके गवर्नमेंट को सप्लाई करी थी। ये जो हथियार वाली मोटरसाइकिल थी इसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूके के जंग के मैदान में, बैटलफील्ड। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक और बड़ा सुपर सक्सेसफुल मॉडल था, उस मॉडल का नाम था मॉडल 180। ये फेवरेट मॉडल था हर किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि ड्राइव करता था युद्ध के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने के लिए। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ लेकिन एनफील्ड अपनी मोटरसाइकिल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करता रहा।
1920 में एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च करी गई जो आज भी भारत में लोगों की फेवरेट है। उस मोटरसाइकिल का नाम है एनफील्ड बुलेट। इनिशियल जो सबसे पहला मॉडल जो लॉन्च करा गया था, आपको विश्वास नहीं होगा, वो 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन था। बुलेट आते ही लोगों की फेवरेट बन गई। क्यों? क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल थी, इंजन बड़ा सिंपल था, मेंटेनेंस बहुत कम थी और लोग बहुत दूर तक लोग इसको ले जाते। 1920 में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन शुरुआती कुछ कंपनियों के अंदर से थी जिसने कि स्विंग आर्म सस्पेंशन लॉन्च किया था। स्विंग आर्म सस्पेंशन के आने के बाद स्टेबिलिटी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। स्विंग आर्म सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका पीछे का व्हील होता है वो फ्रेम से अलग रहता है। यस, एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस शुरुआती कुछ कंपनियों में से थी जिसने ये इंट्रोड्यूस। इसी दौर के अंदर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी 500 सीसी की मोटरसाइकिल्स को लेकर मैराथन बाइक रेस में भी पार्टिसिपेट करती थी। यूरोप के एक ऐसे सच इवेंट के अंदर 6 दिन तक लगातार इस बाइक को चलाया गया था। इससे ही पूरी दुनिया ने यह देखा था कि एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बाइक्स कितनी भरोसेमंद हो। 1926 में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टाई अप किया मद्रास मोटर कंपनी में और यहां से भारत की कहानी शुरू होती है। 1931 में एनफील्ड के आगे नाम लगाया गया रॉयल और यहां से जन्म होता है रॉयल एनफील्ड का। 1950 का दशक था और भारत की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी। भारत को एक भरोसेमंद मोटरसाइकिल चाहिए थी जो कि पुलिस भी इस्तेमाल कर सके, आर्मी भी इस्तेमाल कर सके। रॉयल एनफील्ड जब भारत में लॉन्च करने का भारत सरकार ने सोचा था तो सिविलियंस बिल्कुल भी उनके दिमाग में नहीं थे। उनके दिमाग में यह था कि आर्मी इस्तेमाल कर सके उबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर, प्लस पुलिस उसको इस्तेमाल कर सके। बुलेट एक नेचुरल चॉइस निकल के आई और इंडियन आर्मी ने इसको अप्रूव किया। शुरुआती दौर में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने चेन्नई के अंदर मोटरसाइकिल असेंबल करना शुरू किया था, यानी बाहर से पार्ट्स आते थे, यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल असेंबल होती। अब आता है 1960 का दौर। 1960 का वो दौर था जो कि रॉयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत भारी दौर था। जापान से बहुत सारे बाइक मैन्युफैक्चरर्स ब्रिटेन में एंटर कर चुके थे और उन्होंने बड़ा ही तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया था एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। जो जापान से मोटरसाइकिल आई थी वो बेहद भरोसेमंद थी, उनका माइलेज बहुत ज़्यादा था, उनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। एनफील्ड उनके सामने नहीं। एक तरफ जहां ब्रिटेन की एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्राइसिस में थी, वहीं भारत की रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि चेन्नई के अंदर थी वो थ्राइव कर रही थी। उसके पास आर्मी के ऑर्डर्स थे, उसके पास पुलिस के ऑर्डर्स थे। यहाँ के गाँव की एनफील्ड पहली पसंद थी। बुलेट लोग हाथों हाथ ले रहे थे। यहाँ की फैक्ट्रीज 24 घंटे काम। 1970 का दशक आते आते तक एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनाइटेड किंगडम्स पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी। अब रॉयल एनफील्ड बुलेट या कोई भी मोटरसाइकिल सिर्फ भारत में बन रही थी, चेन्नई। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत से ही वो मोटरसाइकिल बन के सप्लाई हो रही थी, एकमात्र फैक्ट्री भारत। अब आता है 1990 का दौर। 1994 के अंदर आइशर मोटर कंपनी रॉयल एनफील्ड इंडिया को एक्वायर कर लेती है और उसके सारे बाइंग राइट्स उसके पास आ जाते हैं। यहां से रॉयल एनफील्ड एक भारतीय कंपनी बन जाती है। आइशर को शुरू में लगा कि ये बड़ा ही प्रॉफिटेबल मूव होगा और इस मोटरसाइकिल को लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, फेवरेट भी था। बट इसी दौरान जो ब्रिटेन में दिक्कत आई थी, भारत में सेम दिक्कत आई। जापान से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भारत में आ चुके थे और अगेन वो स्टिफ कॉम्पिटिशन दे रहे थे रॉयल एनफील्ड को। एनफील्ड के अंदर कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी थे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल लीक का इशू था। एनफील्ड मतलब हाथी पालने जैसा हो गया था, कहीं माइलेज बहुत कम दे देती थी, बार बार उसकी ऑयल चेंज करानी पड़ती थी। ये कुछ ऐसे इश्यूज थे। भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लोगों के पास समय कम था, लोग अपने काम के अंदर बिजी हो रहे थे, तो लोग धीरे धीरे भारत के अंदर भी इस मोटरसाइकिल से साल 2000 आते आते तक रॉयल एनफील्ड की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसको बंद करने की बातें होने लगी थी। आइशर मोटर कंपनी जिसने कुछ साल पहले इसको खरीदा था, बहुत सीरियस डिस्कशन होने लगी थी कि क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए और अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर फोकस करा जाए। आइशर मोटर कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो लाल फैमिली होती हैं। इस फैमिली के अंदर एक यंग बंदा होता है, उसका नाम होता है सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल दिल से बाइकर होते हैं, बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स पे जाते हैं और उनके दिल में एक ह्यूज रिस्पेक्ट होती है रॉयल एनफील्ड के लिए और इसकी हेरिटेज के लिए। सिद्धार्थ लाल को जिम्मेदारी दी जाती है रॉयल एनफील्ड को यहाँ से निकालने के लिए। सिद्धार्थ लाल जाते हैं, देखते हैं, इश्यूज देखते हैं रॉयल एनफील्ड के अंदर और फिर अप्रोच करते हैं आइशर मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। वो प्रपोजल रखते हैं, या तो हमें पूरी तरह से इसके अंदर इन्वेस्ट होना पड़ेगा या फिर हम पूरी तरह से इसको शट डाउन कर दें इसको। नंबर 1। नंबर 2,
सिद्धार्थ लाल ने आइशर मोटर्स को बोला कि उनको फ्रीडम चाहिए रॉयल एनफील्ड को अपने हिसाब से चलाने के लिए। आइशर मोटर का जो बोर्ड था वो बहुत कन्विंस था, उन्होंने उनको फ्री हैंड दी। सबसे पहले उन्होंने सिद्धार्थ लाल ने चेन्नई में फैक्ट्री देखी जो कि बहुत इनएफिशिएंट तरीके से चल रही थी, मशीन बहुत पुरानी थी। उन्होंने उन फैक्ट्रीज की कंप्लीट ओवरहॉलिंग। सिद्धार्थ लाल का जो फर्स्ट स्टेप था वो था नॉन नेगोशिएबल इन क्वालिटी। इसका मतलब हर बाइक जो रॉयल एनफील्ड कंपनी की फैक्ट्री से बाहर जा रही है वो बड़े ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स को क्रॉस करके जाएगी। उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को अंदर बुलाया, उन इंजीनियर्स को मोटरसाइकिल दिखाई और जो ऑयल लीक का जो इशू था जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा था, उन्होंने उसका जो पार्ट था और जो ऑयल सील थी उसको रीडिजाइन करवाया। बहुत इंटेंसिव टेस्ट हुए और फिर एनफील्ड दोबारा लॉन्च हुई, उसने 2 मॉडल लॉन्च करे, क्लासिक 350 एंड क्लासिक 500। भारतीयों के दिल में इसके लिए प्यार तो था ही। अब से उसकी कमियां भी दूर हो गई तो लोगों ने हाथों हाथ इस मोटरसाइकिल को लिया। ये वही दौर था जब भारत की इकोनॉमी लगातार ऊपर जा रही थी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बच रहा। अब ये जो दोनों मॉडल्स थे, जब सिद्धार्थ लाल ने इनको लॉन्च किया तो बहुत ध्यान रखा गया कि इनकी स्टाइलिंग तो रेट्रो रहे लेकिन जो अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है वो बिल्कुल लेटेस्ट होने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीज का सिद्धार्थ लाल ने उस टाइम ध्यान रखा था कि रॉयल एनफील्ड के अंदर वो ट्रेडिशनल थंब होना चाहिए, ये वाला थंब जी ये होना चाहिए। सिद्धार्थ लाल ने जो इनके एग्जिस्टिंग मॉडल थे उनके ऊपर फोकस किया। फॉर एग्जांपल 2 मॉडल थे, एक बुलेट और एक थंडरबर्ड। इनके अंदर भी वही इश्यूज थे, इन मॉडल को रीडिजाइन करा गया, इन बहुत अच्छी क्वालिटी है पेंट करे गए, इश्यूज को दूर करा गया और इनको फिर से रिलॉन्च करा गया। ये मॉडल भी आते ही इंस्टेंट। अब से सिद्धार्थ लाल एक दिल से मोटरसाइकिलिस्ट थे, उनको पता था कि मोटरसाइकिलिस्ट की कम्युनिटी क्या होती है और उन्होंने ये रियलाइज किया कि रॉयल एनफील्ड का इतना रिच हेरिटेज है तो मुझे इसके लिए एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। उन्होंने खाली मोटरसाइकिल पे ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने रॉयल एनफील्ड की कम्युनिटी बनाने पे भी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 ऐसी कम्युनिटी जो आज भी थ्राइव कर रही है। नंबर 1 इज राइडर मानिया, नंबर 2 इज हिमालयन ओडिसी। इन दोनों की जो कम्युनिटीज हैं और जो मेंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप YouTube पे भी जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। इस कम्युनिटी को लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ, नंबर 1 उसके मोटरसाइकिल्स तो बिकी भी की ज्यादा, नंबर 2 इस कम्युनिटी के अंदर लोग जिसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, ब्लॉग्स पढ़ने लगे। रॉयल एनफील्ड ऑल ऑफ सडन एक कम्यूटर ब्रांड से लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका था और इस लाइफस्टाइल ब्रांड के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोटो निकल के आया था। लाल ने रॉयल एनफील्ड को री इंट्रोड्यूस करा फॉरेन मार्केट्स में। अगेन लोगों ने हाथों हाथ लिया और आज भी रॉयल एनफील्ड कई इंटरनेशनल मार्केट्स में बेस्ट सेलर है और बहुत लोग इसको प्यार से चलाते हैं। इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने और भी बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करे और सारे मॉडल्स इंस्टेंट हिट हुए। रॉयल एनफील्ड ट्विन सिलेंडर में भी वापस आया। रॉयल एनफील्ड आज 650 सीसी की मोटरसाइकिल्स तक लॉन्च कर रहा है। तो ये कहानी थी रॉयल एनफील्ड की। ये वो कंपनी है जिसने जंग का मैदान भी देखा है, जिसने भारत की धूल पड़ी सड़कें भी देखी, जिसने मौत का सामना किया है और उसी के अंदर से फिनिक्स की तरह ये कंपनी बाहर निकल के आई है। आई होप ये आपको कहानी पसंद आई होगी। टेक केयर।